अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एसईओ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए आपकी एसईओ के बहुत ही मेन पार्ट टेक्निकल एसईओ। जिस तरह आपकी एसईओ बढ़ रही है, एडवांस लेवल पे जा रही है, आपका टेक्निकल एसईओ एक ऐसी चीज़ आपकी बन चुकी है जिसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ अर्से पहले तक हमारा मेन फोकस होता था ऑन पेज, ऑफ पेज भी ज़्यादा बहुत होता था, साथ में ऑन पेज भी होता था। टेक्निकल एसईओ एक ऐसी चीज़ होती थी उस वक्त, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले, कि उसको हम थोड़ा सा साइड पे रखते थे कि ठीक है, हाँ उसको देख लेंगे। लेकिन टेक्निकल एसईओ अब आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं अक्सर ये बात ज़िक्र करता हूँ कि अब एसईओ आपकी ऐसी फील्ड बन चुकी है कि आप इसमें किसी एक फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है टेक्निकल एसईओ पढ़ाते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे लगे कि ठीक है ये शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बिलीव करें उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को जिनको आप नहीं समझे, अगर आप मिस कर देते हैं तो आपकी रैंकिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। टेक्निकल एसईओ का इस तरह का सीन है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़नी है, और इसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हमने ये चंद चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट हमें करके करना है कि टेक्निकल एसईओ है होता क्या है। तो इसमें कौन-कौन से फैक्टर्स आते हैं जिनको हमने देखना होता है। ब्रेड क्रम्ब्स क्या हैं, आपके परमालिंक ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरह की जाती है, और एक कैनोनिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। तो लेक्चर आई गेस थोड़ा लेंथी हो, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारे यहाँ से व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ पढ़ाने की रूटीन वही नहीं, पिछले लेक्चर्स की तरह कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ क्या है। टेक्निकल एसईओ होता क्या है? टेक्निकल एसईओ बेसिकली ये होती है कि आपकी वेबसाइट या उस वेबसाइट पे कोई भी वेब पेज की आप टेक्निकल एस्पेक्ट को आप उसको सही करना, या आपके लिए उसको किसी भी टेक्निकल फीचर को ठीक करना, या उसको एसईओ के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करना। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे होते हैं? ताकि जो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बढ़ सके। याद रखिएगा, आप जो अपने टेक्निकल फैक्टर्स को ठीक करते हो या उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो, वो इसलिए करते हो ताकि आपकी जो वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग है वो बेहतर हो सके। क्योंकि जितनी बेहतर आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होगी वेबसाइट की, उतने ही चांसेस हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो एससीआरपीज़ में हाई रैंक कर सके। अब एससीआरपीज़ क्या है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि आप जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपके सामने एक रिज़ल्ट की एक सामने एक पेज आता है, ठीक है? उस पेज को हम कहते हैं एससीआरपीज़, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेज़। और ऑब्वियसली हम एसईओ करके इसलिए हम एसईओ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के पेजेस के ऊपर रैंक करे, मतलब एससीआरपीज़ में ऊपर से ऊपर आए। तो टेक्निकल एस्पेक्ट का आपको यही शुरू में पहली स्लाइड से आइडिया होगा कि अगर आपकी जो वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ अच्छी नहीं हुई होगी तो आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में फ़र्क आएगा। ये बात याद रखनी है आपने। इसका फ़र्क पड़ेगा, और अगर इसका फ़र्क पड़ जाए तो आप कहीं न कहीं ये चीज़ लैग कर रहे होगे कि यार मेरी रैंकिंग वैसे इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन 2-3-4 पॉइंट्स नीचे गिरी है। तो एसईओ में हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एसईओ में ये भी कहते हैं कि जैसे ऑन पेज और ऑफ पेज का इस तरह का सीन है कि चलो ऑफ पेज तो आपका चलता ही रहता है, ठीक है? और ऑन पेज भी अब वो जिसका फोकस बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑन पेज के ऊपर, ऑन पेज का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ऑन पेज भी अब आपका रुकता नहीं। स्पेशली आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का। ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स इतने होते हैं, आए दिन कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी आपने तस्वीर लगाई, उसकी तस्वीर लगाई, फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके कीवर्ड्स वगैरह मेंशन करने हैं, ऑल टेक्स्ट एंटर करना है। आपने जो पहले कीवर्ड उठाए तब आपने नए कीवर्ड उठाए, फिर आपने दोबारा कंटेंट अपडेट करना है। मतलब कुछ ना कुछ आपका हर वक़्त चलता रहता है। और ऑफ पेज में आपको पता है हर वक़्त आपकी बैकलिंकिंग, लिंक बिल्डिंग होती रहेगी, ठीक है? टेक्निकल एसईओ में ज़्यादातर फैक्टर्स ऐसे हैं, सारे के सारे नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादातर फैक्टर्स ऐसे हैं कि एक दफ़ा आपने कर लिए तो बस ठीक है। मतलब एक दफ़ा वो वन टाइम होते हैं, ठीक है? जैसे उसमें आया था आपका एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपकी वेबसाइट के स्टार्ट में लगा होता है कि एक दफ़ा आपने एसएसएल अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, तो वो ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो उसी तरह अब हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ में कितने फैक्टर्स हैं आपके, और उनमें से कौन-कौन से फैक्टर्स हम एक दफ़ा करते हैं, कौन-कौन से हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। इस केस में कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उनका हमसे ओवरव्यू देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ेगा और उसका भी मैं ओवरव्यू ही दूँगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या तो इसी लेक्चर में है आगे जाके, या फिर अगले लेक्चर में। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी फुल डिटेल थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें इसमें, ठीक है? सबसे पहले आया था आपका जी sitemap.xml, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये वो चीज़ होती है जहाँ आपके वेबसाइट की या वेब पेजेस के वो सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि आपका जो गूगल है वो उन्हें क्रॉल करे, इनकी इंडेक्सिंग करवाएं। ठीक है, जिस तरह पहले ही बताया था, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो गूगल के सामने हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस बेहतरीन तरीके से हम एक बेहतर वे में अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर गूगल को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको क्रॉलिंग में आसानी हो। मैंने लास्ट लेक्चर में जब इसको हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता
कि आपके अगर साइट मैप नहीं जनरेट हुआ होगा तो आपकी जो क्रॉलिंग है वो अच्छी नहीं होगी, नहीं सॉरी क्रॉलिंग नहीं होगी। क्रॉलिंग को अच्छा बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हम साइट मैप का इस्तेमाल करते हैं। कि साइट मैप आपने उस साइट मैप में आपने सारा बताया होता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, उसको आप एक बहुत बेहतर तरीके से अपनी वेबसाइट का रास्ता दिखा रहे होते हैं, ताकि गूगल क्रॉलिंग में उसको आसानी हो। ठीक हो गया? फिर इसमें आता है आपका साइट मैप डॉट एचटीएम, ये सॉरी ये गलती हुई, एचएमएल लिखा गया, एचटीएमएल होगा, ठीक है? एचटीएमएल ये आपके वो विजिटर्स, आपकी ऑडियंस के लिए होता है कि आपकी जो कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे साइड मैप की ऑप्शन की बनाती है। आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक-एक चीज़ आपको मेंशन की होती है कि होम के अंदर क्या-क्या, अबाउट अस में आप क्या-क्या दे सकते हैं, सर्विसेज़ में हमारी कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं। उनमें से आप जिस पे क्लिक करते हैं, आप उस डायरेक्ट उस पेज पे चले जाते हैं। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक दिखा भी देता हूँ। मैं हाँ, ये एक वेबसाइट थी हमारे पास। हाँ, एक पीएसआर डॉट। अभी एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारे आपके प्रोडक्ट्स वगैरह पड़े हैं। तो इस तरह की वेबसाइट जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको साइट मैप की ऑप्शन थी, तो ये साइट मैप। इसमें तो एरर कोड आ गया, तो चलिए एक और हम देख लेते हैं। नहीं, अगर तो मैं पहले से ठीक लिख रहा हूँ, क्योंकि हर वेबसाइट पे नहीं होते आप दोस्त। हाँ, ऐसी जिन वेबसाइट्स का मुझे पता है। अब जैसे ये एक है वेबसाइट है और काफ़ी बड़ी वेबसाइट लग रही है, ठीक है? तो उसमें जब आपका यूज़र आएगा और वो देखेगा कि यार मैं इसमें क्या-क्या सर्च करूँ, इसमें तो इतना कुछ है। तो उस तरह की उसके लिए आसानी क्या होगी कि हाँ, ये साइट मैप दिया हुआ है, आप इसको ओपन कर लेंगे। अब इस साइट मैप में ए टू ज़ी होना सारा कुछ बताया कि होम पेज है, ठीक है। अबाउट अस में क्या-क्या है, मिनिस्ट्री के बारे में और कौन-कौन है, ठीक है। मीट द मिनिस्टर है तो आपने किस तरह यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मीट द सेक्रेटरी है, उसमें कौन-कौन से आपके पेजेज़ आ रहे हैं, ये सारे पेजेज़ आ रहे हैं। मीडिया के अंदर आपके कौन-कौन से पेजेज़ आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से आप जिसको भी क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उसी वेब पेज पे आ जाएँगे। तो ये होता है आपका फ़ायदा साइट मैप्स का। फिर आती है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। इसमें उन सारे लिंक्स की लिस्ट होती है जिन्हें आप चाहते हैं कि गूगल ना क्रॉल करे ना और उसकी इंडेक्सिंग करवाएं। जी ऐसे बहुत से लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है उसमें मैंने यहाँ पे फॉर्म वो होगा सॉरी जहाँ पे ये पेज बना होगा कि कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, जहाँ पे अक्सर फॉर्म अगर आपने फिल किया होता है तो ऑब्वियसली वो वन पेजेस हमने रैंक करवा के कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो इस तरह के पेज अबाउट अस नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट अस वाला, कॉन्टैक्ट अस वाले पेजेस होगा उसको हम उनकी हम एसईओ वगैरह नहीं करते, उनका हम उनकी जो इंडेक्सिंग है वो नहीं करवाते। इसी तरह जो आपकी बैंक्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनमें वो वाले वेब पेजेज़ जहाँ पे उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनकी जो है सेंसिटिव ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, जहाँ पे उनका पासवर्ड, पिन कोड, ईमेल आईडीज़ वगैरह। तो ऑब्वियसली आप यही चाहते हैं कभी भी लीक आउट ना हो, कभी भी इधर से उधर ना हो, क्योंकि बहुत कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप इसी तरह उन फाइल्स को भी robots.txt फाइल में लिखते हो और मेंशन करते हो कि ये फाइल भी हमारी यहाँ पे मौजूद है, तो इसको इस वाले वेब पेज को आपने यहाँ पे क्रॉल नहीं करना, उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी। इसी तरह पेज टाइम जो वेबसाइट का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कोई वेबसाइट को सर्च इंजन में उसमें सर्च करते हो गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो सर्च इंजन भी यही चाहता है कि वो जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी ओपन हो। और आपकी अपनी एसईओ के लिए वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपकी वेबसाइट खोल रहा हूँ उसमें 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल 8-10 सेकंड लगता है, तो बड़ा एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये ह्यूमन नेचर है। मैं आऊँगा तो मैं वाक़ई फ़ौरन आपकी वेबसाइट को बंद करके अगली वेबसाइट पे चला जाऊँगा, या फिर मेरी वेबसाइट पे इतना टाइम लग रहा होगा, तो आप आएँगे तो आप उसको बंद करके चले जाएँगे। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कस्टमर कभी भी इंतज़ार नहीं करता। ये आपका काम है अपने कस्टमर को किस तरह घेर के रखना है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपकी वही मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजीज़ लग रही होती हैं। मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मुराद है आपको उस तरीके से सोचना होता है कि आपका कस्टमर भी भाग ना जाए, ट्रैफ़िक कहीं चली ना जाए। तो ये पेज वाले फैक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इसमें फैक्टर होता है कि आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है आपने उसको बढ़ानी है, ठीक है? उसको बढ़ानी है और उसमें जो लोड टाइम है उसको आपने डिक्रीज़ करना है। अब पेज लोड टाइम है उसको डिक्रीज़ किस तरह किया जा सकता है, बाद जैसे उसकी आपकी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट और सीएसएस होता है। अगर वो इसी तरह से आपका इंटीग्रेट नहीं हुआ होता है, उसमें कोई मसला आ रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो आपका लोडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगला फैक्टर नहीं लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ जीएस एंड सीएसएस। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के ऑप्टिमाइज़ेशन का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि अगर ये सही तरह ऑप्टिमाइज़ हुए होंगे, तो आपका जो लोड टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। ऑब्वियसली लोड टाइम कम होगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी।
SSL जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा, SSL होता है आपका सिक्योर सॉकेट लिया है, या आप सिंगल टाइम आपने एक दफ़ा वेबसाइट का बना लिया तो उसके बाद ज़रूरत नहीं थी। होता क्या है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेरी ये वेबसाइट है greencopartner.com, इसके स्टार्ट में जो HTTPS लगा होता है, इसे हम कहते हैं SSL। ये शो करता है कि आपकी जो वेबसाइट है सिक्योर है, क्योंकि 2014 में गूगल ने बात की थी कि मैं हर वेबसाइट को सिक्योर देखना चाहता हूँ, मैं हर वेबसाइट के आगे वो SSL देखना चाहता हूँ। तो अब इससे जब गूगल ने खुद कह दिया तो ये आपकी SEO के लिहाज से बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी रैंकिंग में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर इसमें आखिर में आ जाता है आपका, सॉरी आखिर नहीं, भी दो रहते कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स क्या होता है, अगर इसको मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में कहूँ, मेरी भी अपनी वेबसाइट लिखी greenviewpartner.com, कोई बंदा लिखता है www.greenviewpartner.com, कोई बंदा खाली लिख लेता है greenviewpartner.com, कोई बंदा HTTPS के साथ लिख लेता है। तो वो जो भी कर रहा है वो कर कुरा के मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने गूगल को ये बताया कि यार उसने मेन डोमेन, जो मेरा मेन डोमेन नेम है वो तो सही लिखा है, पर आप मेरी ट्रैफिक को इधर उधर जाने ना दो। तो इसे कहते हैं एक कैनोनिकल टैग, जिसका हमारा मेन मकसद ये होता है कि कोई बंदा अगर उसने आपकी वेबसाइट का जो मेन डोमेन नेम है अगर वो सही लिखा है, तो वो गूगल उसको आपकी मेन वेबसाइट पर लेकर आए। मतलब डुप्लीकेसी जो हो रही है, इतने डुप्लीकेट यूआरएल्स बने, उसको हम रिमूव कर सकें। इसको हम करेंगे कैसे, इसको रिमूव करेंगे कैसे, और उसको डिटेल में कैसे हमने सीखना है, ये सारा इसी लेक्चर में। कि कैनोनिकल इश्यूज जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो आज हमने क्या क्या पढ़ना है, उसमें ये बताना है कैनोनिकल इश्यूज को देखें, उनको किस तरह से वो सॉर्ट आउट किया जाता है, और कैनोनिकल टैग्स बनाते हैं। फिर इसमें लास्ट में होता है आपकी एक रीडायरेक्शन, ठीक है। अक्सर ये होता है कि आप, जैसे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, कोई बंदे ने मेरी वेबसाइट का नाम लिखा और आगे स्लग में उसने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब ये वो सर्विस है जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और उसने कुछ ऐसा सर्च कर लिया, यहाँ पे वो टाइप किया, उसने चीज़ें सर्च की, और उसके सामने ये आ गया कि ये तो 404 एरर आ गया, क्या मतलब सर्वर में ये पेज, जो पेज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब लेकिन देखो, वो एक दफ़ा तो ट्रैफिक तो मेरे पास आ गई, तो क्या मैं उसको जाने दूंगा? नहीं। इसलिए मैंने उसको मल्टीपल ऑप्शन दे दी कि आप ये ग्रीन, मतलब वो ग्रीन अपार्टमेंट में तो है ना, तो आपके, आप यहाँ पे लाइफ स्टाइल देख लो हमारा, कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट का किस तरह है। आप हमारी सेरेमनी ओपन करके देख लो, आप हमारी लोकेशन देख लो, आप हमारे बारे में थोड़ा और पढ़ लो। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर तो एक दफ़ा एक दफ़ा अगर विजिटर आपके पेज पर आ गया तो बेटा उसको जाने ना दो, उसको मल्टीपल ऑप्शंस दो। तो 404 पेज का होना आपके पेज पे बड़ा ज़रूरी है, कि अगर वो आपका पेज, अगर आपका 404 पेज बना हुआ है, तो अगर आपकी ऑडियंस ने कोई ऐसी चीज़ सर्च कर ली जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने मेन डोमेन तो आप ही का सर्च किया ना, तो अब आप उसको कोशिश करो वो रीडायरेक्ट, वो दोबारा आप ही की वेबसाइट पर। वो रीडायरेक्ट कैसे होगी, इनमें से वो कुछ भी सर्च कर लेगा, ठीक है, इनमें से वो कॉन्टैक्ट वगैरह अबाउट कुछ किसी को भी वो चीज़ ओपन करेगा, तो वो greenviewApartment.com के अंदर दोबारा लैंड कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, रीडायरेक्शन के अंदर आती हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। और ये टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर होता है ये भी, कि अगर कोई बंदा, किसी ने, उसने कोई चीज़ गलत सर्च कर ली है, लेकिन उसने मेन डोमेन अगर आप पास सही लगाया है, तो आप उसको वो वापस जाने ना दो। आप उसको मल्टीपल ऊपर ऑप्शंस दे दो हेडर्स के अंदर, कि यार आप इसमें ये चेक कर लें, हमारी सर्विसेज देख लें, हमारे हमारे बारे में पढ़ लें, हमारी लोकेशन देख लें। उनमें से वो किसी पे क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे चंद फैक्टर्स हमने पढ़ा कि टेक्निकल एसईओ में। फिर अब हमने देखना अगली चीज़, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ हमने देख लिया, चेकलिस्ट हमने देख ली, ब्रेड क्रम्स, ये बड़ी एक समझने वाली चीज़ है, बड़ी आसान सी, आपको शायद लग रहा होगा, आप अगर आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, मैंने भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था ना, तो मुझे ये था कि यार पता नहीं क्या अंदर रॉकेट साइंस होगी, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पहले समझते भी देख लेते हैं अंदर बुलेट पॉइंट्स में क्या लिखा हो, ठीक है। ये एक वेबसाइट है horan.uk, ठीक है, एक रिटेल स्टोर है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है, ठीक है। इसमें एक बंदा यहाँ पे आया और मैं खोल लेता हूँ कोई ब्रांड्स, और ब्रांड्स में हम कोई भी खोल लेते हैं, ठीक है। अभी सना सबीना ओपन हो गया, और इसमें मैं चले यार प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। अब ये देखें, इस तस्वीर के ऊपर आपको जो बना नज़र आ रहा है, ये क्या है, ऑन सना सपीनास का प्रोडक्ट नेम, ये, और उसका आर्टिकल नंबर। इसे हम कहते हैं बेसिकली ब्रेड क्रम्स, कि आप अपनी ऑडियंस को ये बता रहे हो, आप अपने क्रॉलर को ये बता रहे हो कि पीछे जो हायरार्की है वो किस तरह से चलती आ रही है। अभी किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं,
मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो मल्टीपल वेब पेजेज होंगी ऐसे ही। और जब मल्टीपल वेब पेजेज होंगे तो ऑब्वियसली आपके हर वेब पेज का अलग मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अलग अलग सर्वरों को रैंक करवाया होगा ना, अलग अलग उनके कीवर्ड्स होंगे। अब फर्स्ट करें, मैंने सना सफीनास के अंदर इस वाले वेब पेज के लिए, इस वाले प्रोडक्ट के लिए अलग मेटा टाइटल बनाया हुआ था कि समर कलेक्शन सना सफीनास, ठीक है, और उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने लिखी थी। किसी बंदे ने गूगल पे सर्च किया सना सफीनास समर कलेक्शन 2022 और मेरी ये इसकी अगर एसईओ अच्छी हुई है तो मेरा ये वाला मेटा टाइटल, ये वाला नहीं, मतलब इसको इस पेज के ऊपर जो मैंने मेटा टाइटल बनाया होगा समर कलेक्शन ऑफ सना सफीना या सना सफीनास समर कलेक्शन 2022 समझो भी, वो आ गया। उसने उसको क्लिक किया, ओपन किया, तो ये चीज़ सामने आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बनाई क्यों ब्रेडक्रम्ब, मैंने ब्रेडक्रम्ब इसलिए बनाया कि जब आपका जो ऑडियंस, आपका जो विजिटर है वो जब यहाँ पे आया, अब वो दो ऑप्शन करेगा, या तो ऐड टू कार्ट कर लेगा कि ठीक है मैं बाद में देखूंगा, इसको वेस्ट में सूट पसंद आया, या वो बाय नाउ कर लेगा, या वो सिंपल वैसे ही उसको नहीं पसंद आया और चला जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है कि मैंने उसको जाने नहीं देना। अब जब वो यहाँ पर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन बाय नाउ कर भी लिए, ठीक है, या नहीं भी किया, तो उसके सामने मैंने ऑप्शन रखी है कि अच्छा यार इस हमारी वेबसाइट पे और भी चीज़ों को ज़रा देखो। ये तो प्रोडक्ट नेम लिखा रहा है, इसके पीछे क्या है, सना सफीना, आप सना सफीना को क्लिक कर लो, आप देखो और क्या-क्या हमने प्रोडक्ट्स लगाए हैं। वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो यहाँ पे और एक्सप्लोर करेगा, अच्छा यार इनकी और भी आर्टिकल्स हैं, तो काफ़ी आर्टिकल्स हैं। हो सकता है और कोई और पसंद आ जाए, ये भी बाय नाउ कर चुका और कोई और वो आर्टिकल देख ले। तो फिर यहाँ पे वो लोड मोर के ऑप्शन है, उसको करेगा, उसको पुराने कुछ और आर्टिकल्स नज़र आ जाएँगे। तो ये मेन काम इसका ये होता है कि आपने अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो विजिटर्स है, आपकी जो ट्रैफिक है, उसको जाने नहीं देना, और उसको आपने अपनी ही वेबसाइट के अंदर आपने इंगेज रखना है, ठीक है। अब ये तो मुझे ऐसा था कि इसकी जो हायरार्की वो इतनी बड़ी नहीं है, मतलब ये भी बड़ी वेबसाइट है लेकिन बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो प्रॉपर जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना, उनका जो ब्रेडक्रम्स बनता है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। होम पेज में हमने कौन सा टैब सेलेक्ट किया, उस टैब के अंदर हमने कौन सा प्रोडक्ट नंबर सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट के अंदर या ब्रांड के अंदर ब्रांड सेलेक्ट किया, ब्रांड के अंदर कौन सा प्रोडक्ट उसका लिया, तो प्रोडक्ट के अंदर उसका आर्टिकल नंबर कौन सा था। ये पूरी एक जब वो ब्रेडक्रम्ब आपकी बनी जा रही होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगी, जिनमें से किसी को भी वो क्लिक करके खोल सकता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग ये ना समझिएगा कि सिर्फ एक सिंपल एक वो डिज़ाइनर फॉर्मेट टेक्स्ट हमने लिखा हुआ एरोस का या स्केचेस का इस्तेमाल किया हुआ, नहीं, ये प्रॉपर लिंक्स हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्रॉलर है वो लिंक्स को बहुत ध्यान से रीड करता है और उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करता है। अब एसईओ, टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गूगल आपकी वेबसाइट को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। तो ये अब आपने बताना है, ये तो अब देखिए वेबसाइट यानी चीज़ तो अब आपके हाथ में कि आप अपनी वेबसाइट को कितने आसान तरीके से, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से गूगल के सामने पेश करें। जितने बेहतरीन तरीके से गूगल ने आपकी वेबसाइट को समझ लिया, उतनी अच्छी और बेहतरीन आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होगी, और जितनी अच्छी आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होनी है, तो उतना ही चांसेस होंगे कि आपकी वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर टॉप से टॉप पे रैंक करे। दोबारा वही वाली बात, किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे जैसे अक्सर ये बात होती है, बाद में स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर हमें ये लगा था ब्रेडक्रम्स जब फर्स्ट टाइम नाम पढ़ा के बहुत ही कोई टेक्निकल चीज़ होगी और पता है इसको बनाएँगे कैसे और ये क्या होगी, लेकिन यही चीज़ तो हम यहाँ ऊपर से भी सेट कर सकते हैं। बेसिकली सारा बात है, आपने ह्यूमन साइकी के साथ आप खेल रहे हो तो ठीक है। अभी क्योंकि हम इंटेंशनली इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमारे ज़हन में ये सवालात आ रहे हैं कि हाँ यार ये होम जो मैं यहाँ पे कर रहा था, होम मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो सना सफीना यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करना था, ब्रांड्स में जाकर मैं ढूँढ के सना सफीना भी तो क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये अभी हम इंटेंशनली पढ़ रहे हैं। जब मैं अनइंटेंशनली किसी भी वेबसाइट पे आऊँगा, तो मेरी पहली नज़र इसके ऊपर ही जानी है। अच्छा ये यहाँ क्या लिखा है? चलो इसको खोल के देख लेता हूँ। चलो मैं होम पेज पे जाके देख लेता हूँ। अब होम पेज के चलो होम की तो टैब ही सामने है। तो ये सारी होती है ह्यूमन साइकी के साथ खेलना, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हो सकता है वही वाली बात कि आपको शुरू में जैसा मैंने कहा था कि हो सकता है आपको इतने इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन एसईओ में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता होगा कि आपका कौन-सा फैक्टर आपका एक वाइटल रोल प्ले कर जाए और आपकी जो रैंकिंग है उसको बूस्ट कर जाए। अब इसको बनाना कैसे है? बनाना बहुत ही आसान है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, बनाना बहुत आसान है। इसको अब हम बनाना क्या देखते हैं कि आपने जो ब्रेड क्रम्स है वो किस तरह बनाना है। अच्छा, ये जो मैंने हुरैन की वेबसाइट दिखाई थी, ये एक एग्जाम्पल के लिए थी। यहाँ पे मैं पहले काम करता था, लेकिन अब इसकी एक्सेस मेरे पास नहीं। तो ऑब्वियसली जिसकी एक्सेस मेरे पास है, तो वर्डप्रेस या उसका जो एडमिन सेक्शन है, मैं उसी का वो खोल सकता हूँ। तो फर्स्ट करें, हमने एक न्यू अपार्टमेंट में अपना बनाना है प्लेटफॉर्म। हालाँकि मेरी तो वेबसाइट बड़ी छोटी है, तो छोटी वेबसाइट में इसका इतना रोल नहीं होता। बल्कि 1 मिनट, इसको हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ जो बुलेट पॉइंट्स हैं, मैंने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं।
हाँ, वेबसाइट्स with large number of categories can simplify the user experience by displaying breadcrumbs। यही बात हमने की कि जो बड़ी-बड़ी कैटेगरीज की वेबसाइट्स होती हैं, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, ब्रेडक्रम्ब को डिस्प्ले करते हैं, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम आसानी यूज़र के लिए हम आसानी पैदा कर सकें, उसके यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकें। जैसे यूज़र के लिए हमने ये आसानी पैदा की कि होम, सना सफीना, प्रोडक्ट नेम, उसका आर्टिकल नेम। वो एक आर्टिकल पे है, लेकिन वो सना सफीना या डायरेक्ट होम पे जा सकता है वहीं से, ठीक है? अगर वेबसाइट के पास जो कैटेगरीज़ हैं वो बहुत कम है या वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना उसका फिर रोल होता नहीं ना। ये तो मैंने जैसा बताया था कि जो प्रॉपर ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट, उनका ब्रेडक्रम्ब यहाँ-यहाँ तक जा रहा होता है कि एक-एक चीज़ उसमें मेंशन होती है। वो ऑब्वियसली बड़े मज़े की चीज़ होती है, बड़ी आसानी होती है लोगों के लिए। इफेक्ट्स इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये आपकी इंटरनल लिंकिंग को भी, इसकी स्ट्रेटेजी को भी इफेक्ट करता है कहीं न कहीं। जैसा ऑन पेज में हमने बात की थी, ये इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि ये जैसे होरेन का होम पेज है, ठीक है? इसमें जहाँ ये कंटेंट लिखा हुआ है, अब इसमें देखें, इसमें इन्होंने कई-कई जगहों पे ये अंडरलाइन जो है, इसका मतलब है ये इंटरनल लिंकिंग हुई है। आप इस पे कहीं पे भी क्लिक करोगे, तो आप उसकी वो हुरैन की किसी और वेब पेज पे चले जाओगे। अभी देखें, पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेसेस। अब हालाँकि शुरू में ये हमने ब्राइडल्स का सेक्शन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन एक बंदा यहाँ पे मेरा कंटेंट पढ़ रहा है और यहाँ पे कंटेंट पढ़ते हुए जब वो इधर क्लिक करेगा, तो अब वो इंटरनल लिंकिंग होगी कि मेन वेबसाइट से वेबसाइट के दूसरे पेज पे आ गया, ब्राइडल्स पे यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो ये अगर ब्राइडल्स का हमने कोई वो बनाया होता है, ब्राइड का मैंने अगर बनाया होगा, आई डोंट नो बनाया, ये इसे बनाया है, ठीक है? ब्राइडल्स, ये इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी को भी कहीं न कहीं इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये होता है इसका। तो ये आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है उसको भी कहीं न कहीं इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि आपका यूज़र अगर गूगल सर्च से भी आपकी वेब पेज पे जिस प्रोडक्ट पे आ गए, तो हम उसको मतलब उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम उसको मल्टीपल चीज़ें शो करा रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो वहाँ से कहीं न कहीं वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और जब वो ये हरकत करता है, तो या हरकत तो नहीं कहना चाहिए, वो ये स्टेप परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो बाउंस रेट है वो रिड्यूस होता है। देखिए, बाउंस रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि आपका यूज़र इस वाली एक गूगल के सर्च पे कुछ गूगल पे से सर्च किया और वो यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया? और यहाँ से वो वापस नहीं जाएगा। जा तो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमने कम कर दी, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल से ऑप्शन दे दी प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पे क्या होगा, अगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो उनमें से वो किसी एक पे भी क्लिक करेगा, तो क्या किया उसने, उसने एग्ज़िट करने के बजाय वो दोबारा आप ही की वेबसाइट के किसी वेब पेज के ऊपर लैंड कर गया। तो जब उसने एग्ज़िट नहीं किया, अगर तो एग्ज़िट कर लेता तो हमारा बाउंस रेट बढ़ जाता। तो हमने एग्ज़िट नहीं किया, तो एग्ज़िट ना करना ये चीज़ होगी कि आपका जो बाउंस जो रेट है वो रिड्यूस हो गया। इसी तरह ये आखिरी स्टेप बात वही लिखी कि गूगल लाइक स्ट्रक्चर एंड हायरार्की एक्सप्लेनेशन, जिसका मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि गूगल आपकी वेबसाइट को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जितने बेहतर तरीके से वो आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, उतनी ही आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बेहतर होगी और उतनी ही आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ये इसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्ट हुई। अच्छा, अगर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उस पर योस्ट हुआ हुआ है, तो मेरे पास ये यहाँ पे योस्ट नहीं है, यहाँ पे है बेसिकली मेरा AIOSC ऑल इन वन SEO, ठीक है? तो जिनका योस्ट है वो बहुत ही आसान है। जैसे वो योस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आती है सर्चेस की। जैसे सर्चेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले ही टैब पे यहाँ पे अंदर कहीं लिखूँगा ब्रेड क्रम्स, ठीक है? चलिए, मैं वो वाली एक और वेबसाइट है, मैं उस पे करके दिखा देता हूँ। पहले हम देखते हैं, अगर आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो योस्ट नहीं है, तो फिर आपने दूसरा से वो करना है। अच्छा, अगर आपके पास योस्ट नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है प्लगइन्स में, यहाँ पे प्लगइन और करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू में आपने जाना है और एक प्लगइन होता है आपके पास, वो हमने यहाँ पे सर्च करना है, उसका नाम होता है रिवॉर्ड डबल ओ सॉरी कॉमर्स ब्रेड क्रम्स। मेरे पे शायद अभी काम नहीं लिखा, मैं अभी आ जाए, नहीं है। ओके, ब्रेड क्रम्स पूरा लिख देता हूँ मैं। ये आपका है, ठीक है? इसको आपने करना है इंस्टॉल नाउ। 9000 प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो, और इसको आपने कर देना एक्टिवेट। इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट आप लोग यहाँ से आप कोई भी प्लगइन करते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये हो जाती है मिस्टेक, हमें लगता है हमने इंस्टॉल कर दी तो काम बस सब हो गया, वैसे नहीं हो लगा।
अच्छा ठीक है, प्लगइन्स क्या हो अगर कोई डिज़ाइन पर, हाँ उसको एक्टिवेट करना फिर लास्ट में होता है। अब जैसे आप एक्टिवेट कर लेंगे उसको, फिर यहाँ पे सेटिंग्स ये सेटिंग्स आपकी, और ये आता है WC ब्रेड क्रम्स। ये आपने सिंपली सिर्फ 2 मिनट का काम है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको इनेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऑप्शन देनी कि आपने स्लैश रखने हैं, क्या ऑप्शन रखनी है। हम मोस्टली हम स्लैश चीज़ को रखते हैं, ठीक है। होम टेक्स्ट और होम यूआरएल आपकी अपनी वेबसाइट का होगा जो भी होगा, और बिफोर और आफ्टर, बिफोर पेज मेरा ये हो गया, और आफ्टर में एंड वाला पेज रखते हैं तो कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। ये मैंने कर दिए सेव चेंजेस, बल्कि एक मिनट इनको मैं आफ्टर को रहने देता हूँ, बिफोर काम कि जो भी आप पेज खोलोगे उससे पहले आपका होम पेज आना चाहिए, ठीक है। अब मैं करिए सेव चेंजेस, ये भी सेव चेंजेस आपने, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट पे क्या चेंजेस नहीं हैं। ओपन न्यू टैब, अब मैंने आपको पहले भी बताया था ये मेरी सिंगल वेब पेज है, ठीक है। तो इसमें से एक ही सेक्शन है अबाउट वाला जो कि अलग वेब पेज पर आता है कॉन्टैक्ट का। तो उसको खोल के देखते हैं कि वहाँ पे कोई सॉरी ये ओके, ये सिंगल एक वेब पेज है तो इसलिए इसमें यहाँ पे ये है कि पहले होम यहाँ अबाउट, जिससे हमने शुरू में बताया था कि ये छोटी वेबसाइट पे इसको ज़रूरत पड़ती नहीं, ये सिर्फ आपको एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि एसईओ के जब हम शुरू में कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं हमें एकदम खौफज़दा हो जाता है कि यार ये तो सारा काम वेब डेवलपर का होगा, इतने मुश्किल मुश्किल नाम आ रहे हैं, इनको पीछे इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। लेकिन बिलीव करें जब से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ये वर्डप्रेस स्पेशली जब से ये वर्डप्रेस आया है, इसने आपका काम जिसे कहते हैं ज़िंदगी आसान कर दी, ठीक है। मैं भी आपकी जगह होता, मैं सुन के ही लग रहा होता कि यार ये बनाएंगे कैसे, पता नहीं कितनी मुश्किल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है और किस तरह हमने करना है। तो अब ये देखें क्या क्या है, वो एक वो प्लगइन इंस्टॉल किया, वो उसको जब ओपन किया वहाँ बस सिर्फ इनेबल को टिक किया, अपना मेन जो आपकी ये वेबसाइट का पेज था reviewapartment.com, उसका लिंक डाला, आपका वो जी इनेबल हो गया। पहले सिर्फ अबाउट के नीचे मेरा ये आ रहा होता था, ये आता था बस, अब ये आ गया। अब कॉन्टैक्ट में भी देख लेते हैं, देखें कॉन्टैक्ट आ गया ये। तो ये होता है आपका ब्रेड कम का जो काम होता है वो ये होता है, रोल ये होता है इसका। फिर देखते हैं हम और क्या चीज़ रहेगी इस सेक्शन में हमारी, कैनोनिकल इशूज़। अच्छा अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर कैनोनिकल इशूज़ है क्या चीज़ है, ठीक है। कैनोनिकल इशूज़ का मतलब ये होता है बेटा कि आपका जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच तो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल से पहुंच रहा है। ओहो यार, एक तो उसको जब भी मैं फुल स्क्रीन करता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपकी उससे पहुंच रहा है, यूआरएल से पहुंच रहा है। फर्स्ट करें, मैं इसको भी करके दिखाता हूँ, लिख के भी दिखाता हूँ। आप लिखते हैं https://www.reviewpartner.com, आप लिखते हैं https www हटा के reviewpartner.com, फिर आप लिखते हैं http के साथ www.reviewpartner.com, फिर http reviewpartner.com, फिर खाली www.reviewpartner.com और reviewpartner.com। अब ये आप और मैं यूज़र हैं, हम ऑडियंस, हमें पता है, हमें 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 इन चीज़ों की समझ है। अगर ये कैनोनिकल इश्यू का नहीं भी हमें पता, हमें पता है कि यार ये सारे डोमेन नेम है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं करके हम इसी पे ही आना है, इसी पे हम शुरू में लगाया ना लगे। लेकिन गूगल जो बॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती। अब वो क्या करेगा, वो इसको अलग इंडेक्स करवाएगा, इसको अलग इंडेक्स कराएगा, इसकी अलग क्रॉलिंग है, इन सब की अलग क्रॉलिंग है, इन सब की अलग इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कैनोनिकल इश्यूज होते हैं कि यूआरएल एक है लेकिन उसमें डिफरेंट डुप्लीकेशन है, उसकी डुप्लीकेसी होगी, ये चीज़ सारे होते हैं कैनोनिकल इश्यूज। इन कैनोनिकल इश्यूज इसे हम कहते हैं कैनोनिकल इश्यूज, और इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैनोनिकल टैग का, ठीक है। तो आसान बजाओ में वही जो मैंने पहली लाइन में लिखी है, और डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल्स, क्योंकि गूगल इन सब पेजेस को ना अलग अलग कंसिडर कर रहा होता है और सियासत से वो अलग अलग इसको क्रॉलिंग इंडेक्सिंग कर रहा होता है। तो ये जब आपकी ये चीज़ें आ रही होती है तो इसको हम कहते हैं कि यार आपकी वेबसाइट में ना कैनोनिकल इश्यूज आ रहे हो, ठीक है। इसको मैं ज़रा प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैंने पहले HTTPS कहाँ गया, सेमी डबल स्लैश www.greengopartment.com, ठीक है। फिर मैंने किया HTTPS सेमी कॉल, ओहो
एस अब पहले डब्ल्यू लिखा ना, अब मैं लिखता हूँ खाली greenviewApartments.com, ठीक है। फिर मैं HTTPS हटा दो, www.greenviewApartment.com, और फिर आखिर में आप लगा दो www भी हटा दो, greenviewApartment.com। अब नोट करो मेरी सारे हर एक पे मैंने जो भी चेंजेस की थी, लेकिन सारों पे सेम रहा है, ठीक है। ये क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कैनोनिकल टैग लगाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था ना मैंने, अभी देखो इसको मैं डबल क्लिक करूँ, पूरा लिंक क्या आ रहा है, HTTPS अगर www डॉट मिसिंग है, ठीक है, HTTPS@greenviewApartment.com। हमने चारों पे अलग अलग वो लिखे ना, लिंक्स लगाए ना, URL अलग अलग लगाए ना। अब हर एक पे डबल क्लिक करो, सेम आएगा, HTTPS@greenviewApartment.com। तो ये करो HTTPS@greenviewApartment.com। अच्छा, HTTP जाएगी वो भी लिख लेते हैं, ATTP सेमी ये ग्रीन वियो अपार्टमेंट.com, greenviewApartment.com। ये अभी अब इसको भी डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी हालत मैंने यहाँ पे HTTP लिखा था, लेकिन इसको ही आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पीछे कैनोनिकल टैग इस चीज़ का लगाया है। मैंने गूगल को ये समझाया कि यार ये सारे एक ही हैं, इसको अलग अलग इंडेक्सिंग आपने नहीं करनी, ठीक है। कोई बंदा कुछ भी सर्च करे, तुमने इसको यहीं पे लेके आना है, ठीक है। तुमने इसकी इंडेक्सिंग भी अलग अलग नहीं करनी, इसकी ट्रॉलिंग भी अलग अलग नहीं करनी। ये मेरा मेन डोमेन पेज है, कोई बंदा जिस तरह से भी उसको सर्च करे, उसको तुमने इसी मेरी मेन वेबसाइट पर लेकर आना है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको सारा समझाया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसको इनेबल करने का तरीका भी उतना ही आसान है, बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान है जो ब्रेड क्रम्ब का था। अब इसको देख लेते हैं हम, कोई मसले बात ही नहीं है। ये मैंने ओपन किया, एक काम जब मेरा मैं कार्टून को क्लोज कर दूँ, ये था। अच्छा, ये टूल ऑब्वियसली मैंने मेन पे होम पेज पे लगाया ना, मैं या पेजेस के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ आपने इनेबल कैसे करना है, लगाना कैसे, ठीक है। आपने यहाँ पेजेस खोल के आपने आना अपने होम पेज के ऊपर, होम होम कहाँ है, ये रहा होम पेज आ गया मेरा। इसको मैंने कर दिया एडिट। अच्छा, एडिट किया, अगर आपके पास योर्स है या ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। हल्की सी चेंजेस है, बाकी सारा सेम है। मैं बताता हूँ चेंजेस कहाँ पाएंगे। आपने ये योर्स हो या फिर ऑल इन वन एसईओ, आपने ना अभी तो देखो, ये आपका ना इस बाय डिफॉल्ट ये इस होगा आपके सामने, इस चैनल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, AIO SEO एडवांस सेटिंग। मैं अभी यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा कि मेरे पास सॉफ्ट प्लगइन नहीं हुआ इसमें, जिसने वेबसाइट बनाई थी उसने ऑल इन वन एसईओ किया हुआ, ठीक है। अगर आपका योर्स होता तो आप थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पे इस तरह योर्स एसईओ लिखा होता, और उसके आगे भी यहाँ पे एडवांस ही लिखा होता है, ठीक है। तो चाहे आपका प्लगइन ऑल इन वन एसईओ, चाहे आपका योर्स एसईओ, यहाँ पे आपका एडवांस लिखा, और अगर आपने एडवांस पे क्लिक करना है, और ये देखें कैनोनिकल URL, ये यहाँ पे मैंने कैनोनिकल URL लगाया हुआ है कि कोई बंदा कुछ भी सर्च करे, आप मेरी वेबसाइट, आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है, डायरेक्ट कहाँ पे करना है, HTTPS@greenviewApartment.com। इसलिए हमने देखा, हम कुछ भी लिख रहे थे, ये देखो HTTPS@greenviewApartment.com था, यहाँ पे मैंने www.greenviewApartment.com कहते हैं, लेकिन जब मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे किस पे लेके आया, इस पे लेके आया। डबल क्लिक से मुराद ये नहीं कि डबल क्लिक किया तो इस पे लेके आया, डबल क्लिक से मुराद ये है कि अगर इसका एक मिनट दोबारा कोई चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने से वो आपको URL पूरा वो आपको शो कराता है। ये मैंने डबल क्लिक किया तो अभी आ गया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि आप जो मर्जी लिखो, जब आप डबल क्लिक करोगे आपको URL जो पूरा शो होगा तो वो ये होगा। ये पूरा शो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कैनोनिकल URL लगाया है। मैंने अपने गूगल को ये बताया हुआ है, अपने फीचर्स को बढ़ने की ये चीज़ बताई हुई है कि कोई बंदा कुछ भी लिखे, आपने इस वाले मेन डोमेन पे लेके आना है। अब इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि वो बंदा कुछ भी लिखता है, एक तो पहली बात वो उसको यहाँ पे लेके, नंबर 2 बॉट्स को भी क्लियर हो गया कि ये अगर कोई बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है तो ये पेज एक ही है। मैंने इसकी इंडेक्सिंग, इसकी क्रॉलिंग, इन सब चीज़ों की अलग अलग नहीं करनी। ये जितने भी डुप्लीकेट URLs हैं ये सारे बेसिकली हैं एक ही। तो इस तरह वो बॉट भी समझ आता है, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग उसको पता हो जाती है मैंने किस तरह करनी, मैंने कौन से पेज की करनी, कौन सा मेन पेज है, मेन डोमेन नेम के साथ कौन सा हमने चीज़ अटैच की हुई यहाँ पे, वो उसको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अब आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग सिर्फ और सिर्फ इसी पेज की हो। तो ये आई गेस ऑलमोस्ट हमारा आज का लेक्चर हो चुका है। हाँ जी, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी हम लोग की आज के लेक्चर में। व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमने समझ ली। फैक्टर्स कितने कितने आते हैं वो भी हमने देख लिया। ब्रेड क्रम्स, ओ अच्छा किया मैंने देख लिया।
परमालिंक ऑप्टिमाइजेशन आपकी चीज़ रहेगी। परमालिंक ऑप्टिमाइज देखें एसईओ में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका यूआरएल जो होता है ना वो एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज से मुराद ये होता है आपका कि ऊपर एक तो आपका मेन डोमेन नेम लिखा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। मेन डोमेन नेम के आगे आपका जो स्लग वाला पार्ट होता है, आप वहाँ पे चाहते हो कि आपने जो पेज बनाया हुआ है उसके अंदर जो आपने कीवर्ड डाला है वो उसी हिसाब से वहाँ पे रैंक हो रहा हो, ताकि ऑब्वियसली हम तो ये चाहते हैं कि इसी हम कीवर्ड्स के ऊपर हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक अप करे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पेजेस खोले और पेजेस में एक मेरा पेज है स्टार्टिंग में सॉरी सॉरी पोस्ट पोस्ट मैंने खोलता हूँ, एक पोस्ट बनाई है एमओयू सेरेमनी के नाम से। इसमें हम देखते हैं कि क्या इसका जो यूआरएल है, इसका जो परमानेंट है वो ऑप्टिमाइज है या नहीं। अब एमओयू सेरेमनी में क्या है, इसके हमने बताया हुआ है, पोस्ट बनाई हुई पूरी जिसमें हमने तस्वीरें लगाई हुई, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें सारा हमने इसका कंटेंट बताया हुआ है। फिर डीएचए के साथ हमारा ये एक सेरेमनी हुई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ था। अब यहाँ पे आप इसका परमालिंक देखें, ये तो ये क्या है कि greenviewApartment.com आगे कुछ डेट्स ही लिखी है उन्होंने, 2021 6/10 और फिर आगे एमओयू सेरेमनी, ठीक है। अब हो सकता है ये इन्होंने कीवर्ड बनाया हो अपना एमओयू सेरेमनी, तो एक तरफ यूआरएल देखने में बड़ा लंबा सा है, ठीक है, और देखने में आ रही है मेरे को इतना वो इफेक्टिव नहीं लग रहा, बीच में जो फिगर्स और न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं जो परमानेंट है इसको मैं ऑप्टिमाइज करूँ, इसमें एसईओ वो यूआरएल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक अच्छा यूआरएल बनाऊँ। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में जाने के लिए ये आप आएँगे यहाँ सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है परमानेंस, आपने इसको परमानेंस को ओपन कर लिया। अब परमानेंस को आपने ओपन किया तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा है और ये भी बता रहा है कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है। इसमें नंबर 1 पे प्लेन में क्या उसे लिखे हुआ है https://gmail.com और सिंपल ये, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी आपका जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे यानी ऑप्शन नहीं चाहिए। फिर डे एंड टाइम में क्या होगा कि जो आपकी डोमेन नेम है वो आ रही है, उसके बाद उसने एक कोई दोबारा कोई डे और नेम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सैंपल पोस्ट आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए, यही हमारा सेलेक्ट हुआ ना। फिर जो लिखा था कि 10 जून 2021, ठीक है। अब इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर कोई 1-2 साल बाद मेरी ये वाली पोस्ट देखेगा तो कहेगा यार ये तो 2022 या 2021 की बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे 21 लिखा है, ठीक है। तो वो हो सकता है हमारी पोस्ट को बंद करके लेटेस्ट पोस्ट पे जाए, क्योंकि मैं खुद यही करता हूँ। एसईओ आपकी हर वक्त वो एडवांस एसईओ के डिजिटल मार्केटिंग होगी, इसमें हर वक्त अपडेट्स आ रही होती हैं। तो मैं भी जब कोई ट्यूटोरियल ले रहा होता हूँ, जब मैं कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहा होता हूँ, तो मैं यूट्यूब पे जब कोई चीज़ सर्च करता हूँ, मैं फ़ौरन उसकी डेट पढ़ रहा होता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि 2 मंथ 3 मंथ्स पहले वाली मुझे वीडियो मिले। अगर मेरे पास कोई 2 ईयर्स अगो वाली वीडियो आ रही होती तो मैं उसको नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि 2 सालों में गूगल की तो पता नहीं कितनी अपडेट्स आ चुकी होंगी। तो मैं अगर ये 2 साल पहले वाली वीडियो देख के कोई नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज अपडेटेड नहीं होगा, तो मुझे अपडेटेड नॉलेज चाहिए। तो उसी तरह जो यूज़र है वो भी ही चाहेगा कि अगर वो कोई ब्लॉग पढ़े, कोई पोस्ट पढ़े तो वो अपडेटेड पोस्ट पढ़े। तो ये इस लिहाज से भी आपका एक जो है वो इंप्रेशन है वो गलत पड़ेगा। फिर मंथ एंड नेम में भी वही आएगा कि आपका मंथ वहाँ पे शो हो रहा होगा 5वाँ, ठीक है। यहाँ पे डे और नेम शो हो रहा था, उसने डे भी बताया था, मतलब तारीख बताई हुई थी। यहाँ पे खाली वो मंथ बता रहा है, फिर उसके बाद आपका सैंपल पोस्ट आ रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। न्यूमेरिक में क्या होगा, डोमेन नेम आएगा, फिर आपने उससे कोई न्यूमेरिकली कोई चीज़ लिखी होगी और फिर आगे भी कोई सैंपल का पोस्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं। हो सकता है यहाँ पे भी आपका कीवर्ड या जिस कीवर्ड के ऊपर आप असलर नेम लिखना चाह रहे हैं वो ना शो हो। पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम ये कि greenviewapartment.com/ बगैर कुछ के बाद आपका सिंपल सैंपल की पोस्ट आ गई, और यही चीज़ वो चीज़ है जो हमें चाहिए। तो मैंने इसको कर दिया पोस्ट नेम। ये कस्टम स्ट्रक्चर में होता है कि आप खुद से बना सकते हैं इन टैग्स का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह का यूआरएल चाह रहे हैं, लेकिन हम तो ऑब्वियसली ये चीज़ चाह रहे थे कि छोटा सा और छोटा सा और ऑप्टिमाइज आपको यूआरएल हो। तो मैंने इसको सेट कर लिया, पोस्ट नेम को, मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब जाके पोस्ट पे देखते हैं कि हमारे क्या फ़र्क पड़ा उसके ऊपर। ऑल पोस्ट और ये आपका एमओयू सेरेमनी, इसको मैंने एडिट किया। अब कितना आपका छोटा सा बिल्कुल डोमेन नेम, और डोमेन नेम के बिल्कुल बाद आप पे जो भी आपने यहाँ कीवर्ड लगाना चाहें, जो भी आपका पोस्ट का नाम है वो है, मतलब देखने में भी आपको अच्छा लग रहा होता है। अब आप इसको ओपन करें तो ये देखें कि कितना आपका प्रिस्क्राइब अच्छा सा आपका ये यूआरएल बना हुआ है greenviewApartment.com/MOU सेरेमनी, कि अगर ये ओपन नहीं भी हो रहा, आपकी स्पीड स्लो का कोई भी मसला है,
तो यूज़र को भी पता लग जाएगा कि यार ये वो यहाँ पे जो आपके पास जो कंटेंट आएगा वो किससे रिगार्डिंग आएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ होता तो क्रॉलर के अलावा यूज़र को भी नहीं पता लग रहा होता वो क्या चीज़ पढ़ने लगा है। इसको मैं एक और दूसरा तरीका नहीं, ये मैं बता दूँ, अगर ये हमने ऑप्टिमाइज़ ना किया होता पहले वाला, तो आपको सीधा शो होना था। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। आप इधर सेटिंग, ये सेटिंग्स, परमानेंट्स, ये पहले ये आप डे एंड नाइट सेट हुआ होता ना, डे एंड टाइम, ये आप आए नीचे, आपने इसको कर दिया सेव चेंजेस, हो गई सेव। फिर आप दोबारा गए इधर पोस्ट में गए, आप और पोस्ट, ये एमओ सेरेमनी, ये देखिए पहले आपको ये परमानेंट शो हो रहा था ना, तो इसको दोबारा इसको एक न्यू टैब में ओपन करें। तो अभी अब आप खुद बताएं कि अगर इसके आगे भी चलो एमओ सर मैंने लिखा हुआ है, अगर हम कोई और ऐसी वो कस्टमाइज हम यूआरएल सेट करें जिसका आगे सारे फिगर ही फिगर लिखे हों, तो क्रॉलर को छोड़ के आपका जो विजिटर होगा उसको भी नहीं पता होगा कि यार उसने जो लिंक ओपन किया वो है किस चीज़ के बारे में। उसको सिर्फ डोमेन नेम पता लग रहा है कि ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का कोई आगे कंटेंट आएगा, एक कंटेंट आप किस चीज़ के बारे में। तो एसईओ के लिहाज से भी ये हमारा यूआरएल बड़ा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जिसका मैंने अभी पहले करके दिखाया था कि ग्रीन व्यू अपार्टमेंट.com/MOU सेरेमनी। तो बड़ा एक प्रिस्क्राइब्ड और यूआरएल ऑप्टिमाइज परमालिंक आपका बन रहा था। तो आप यही हमेशा कोशिश करनी कि आपके जितने भी परमालिंक्स हैं वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ऑप्टिमाइज हों, ना सिर्फ आपके क्रॉलर के लिए बल्कि जो आपकी ऑडियंस है उसको भी देख के समझ आ जाए कि आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में है। तो परमालिंक को हम ऑप्टिमाइज इस तरह से करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ी आपकी कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है, उसकी चेक लिस्ट हमने चेक की, और फिर हमने ब्रेड क्रम्स उसके पढ़े, कैनोनिकल इश्यूज़ हमारे पास क्या आते हैं वो हमने देखे, और परमालिंक्स को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करने हैं वो हमने देखा।